चलिए सबको नमस्कार। सबसे पहले तो मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन वैसे दे दिया होगा बट मैं दे देता हूँ। अखिल अग्रवाल, 2017 बैच, 2013 वाला आरएएस। मैं राजस्थान अकाउंट सर्विसेज में हूँ और मैं उस टाइम सेलेक्ट हुआ था 181 रैंक पे। उसके बाद 2016 वाला आरएएस दिया था, आई गॉट 259 रैंक। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा कंट्रास्टिंग एक नोट भी देना चाहता हूँ। जैसे 2013 वाले आरएएस में मेरा जो स्कोर था रिटर्न का और इंटरव्यू का वो था 386 प्लस 70 मार्क्स और उससे 181 रैंक आई। 2016 वाले आरएस की बात करें तो मेरा स्कोर था 378 प्लस 50 मार्क्स। और आप देखिए 5 महीने में मैंने दूसरा इंटरव्यू दिया और मेरे 20 नंबर कम हो गए। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा सब्जेक्टिविटी है वहां पे, और दोनों जो सेगमेंट है रिटर्न प्लस इंटरव्यू, दोनों की अपनी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये और ये आपको पता ही है कि आरएस का जो एग्जाम है वो 3 स्टेज का गेम है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, और तीनों ही स्टेज उतनी ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं फिर भी इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली स्टेज मानता हूं वो होती है मेंस वाली। नॉर्मली लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, बट मेरे ख्याल से अगर आप मेन से स्टार्ट करोगे तो आपको प्री और इंटरव्यू दोनों ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं, क्योंकि मेंस बहुत ही ज्यादा एक वास्ट और आप ये मान लीजिए कि लाइफ चेंजिंग एक पूरा फेनोमेना है। अगर आपने सिलेबस को ढंग से समझा है, पढ़ा है और जिया है ना, तो आपकी लाइफ बहुत चेंज होगी। सिलेक्शन हो मत हो वो एक अलग बात है, बट आपकी एक पर्सनैलिटी बहुत ग्रूम होती है और आपको एक ग्रोथ फील होती है अपने अंदर। देखिए सबसे पहले तो सिलेक्शन हो नहीं हो, हर किसी की एक होनी चाहिए एक बेसिक नेसेसिटी कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है। तो ये जो पूरी जर्नी है, चाहे वो आरएएस की हो चाहे वो आईएएस की हो, ये वो सिखाती है हमें। इसका सिलेबस ही इस तरीके से डिजाइन है पूरा कि आप उस पूरे प्रोसेस को जब जीते हो ढंग से तो आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनते हो। ये तो हुई एक बात। अभी मैं विजय जी का लाइव सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि मार्केट में बहुत ज्यादा जैसे भटका वाली स्थिति है, लोग बहुत गलत जगह पर मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और ऐसा हो रहा है कि भाई आप फाइट जितनी करो उतनी कम है, कि इस बार सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन मैं बताता हूं ऐसा नहीं है, सिलेक्शन होगा, इसी बार होगा, क्योंकि सिलेक्शन के लिए सिर्फ एक ही अटेम्प्ट चाहिए होता है, वो मोर देन इनफ है। अगर आपकी डायरेक्शन बिल्कुल सही है, थोड़ा गाइडेंस है और कुछ की प्रिंसिपल्स हैं, अगर आपने उन पे काम किया तो मेरे को नहीं लगता कि एक से ज्यादा अटेम्प्ट की जरूरत पड़ेगी। मे बी आप रैंक इंप्रूव करने के लिए कितनी भी बार दें, बट आप बेसिक अगर एक स्टेट सर्विसेज में आ जाते हैं या लिस्ट में आपका नाम एक प्रेस्टिजियस जगह पर आ जाता है तो एक बार के लिए वो काफी अच्छी स्थिति है। बाकी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश तो हमेशा रहती है, वो तो आप कभी भी कर सकते हैं। तो मैं बताता हूं आपको कि ये जो भटकाव की स्थिति है या फिर इतना कुछ है कि लोग गलत जगह पर एफर्ट्स कर रहे हैं, तो उसका क्या सॉल्यूशन है। इसका मतलब मेरा प्रिपरेशन के टाइम से ही एक बहुत सिंपल एक्रोनिम रहा था कि अगर आरएएस के एग्जाम को पास करना है तो एक सिंपल सा फंडा है पास, PASS। ये मैंने खुद से डिवाइस किया था, बताता हूं आपको। PASS, इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन एस से। तो जो फर्स्ट पिलर है सक्सेस का आरएएस के एग्जाम के लिए या यूपीएससी के लिए, वो है आपका सिलेबस। सबसे बड़ी गलती जो कैंडिडेट्स करते हैं वो ये करते हैं कि सिलेबस को हमेशा एक नेग्लेक्ट करते हैं। मैं मानता हूं कि सिलेबस आपको की पॉइंट्स पे रटा हुआ होना चाहिए। मेरे टाइम में मेरे को सिलेबस का एक एक वर्ड पता था, कहां सिलेबस में क्या है, किस टॉपिक का किस सब टॉपिक क्या कीवर्ड है, सब कुछ है। उसके पीछे मैं आपको साइंटिफिकली बताऊं तो रीजन ये है, जब भी आप कोई चीज पढ़ोगे ना, अगर आपको सिलेबस टिप्स पे याद है तो आप रिलेट कर पाओगे कि मैं जो पढ़ रहा हूं वो सिलेबस से जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है तो किस टॉपिक में कहां काम आएगा। क्योंकि देखिए ये तो एक बहुत क्या बोलते हैं अथाह सागर है। सिलेबस जितना दिखता है ना उससे ज्यादा बड़ा है जब आप उसको डीपली जाओगे। तो ऐसे अगर हम पढ़ते जाएंगे, और जब से ये पूरा डिजिटल डाटा वाला आया है तब से तो कंटेंट का मतलब मान लो ओवरबर्डन हो गया है, कोई लिमिट ही नहीं है। आप एक किताब पढ़ो दूसरी आ जाती है, दूसरी पढ़ो तीसरे नोट्स आ जाते हैं। तो अगर आप सिलेबस को स्टिक करोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल पोजीशन में रहोगे। मेरा जो मतलब सक्सेस का पहला पिलर था वो होता है सिलेबस, एस। दूसरा जो होता है वो पास में सेकंड एस होता है, वो होता है शॉर्ट नोट्स। मैंने हमेशा से शॉर्ट नोट्स मेंटेन किए। जैसे आपको सिलेबस पता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूं, जैसे साइकोलॉजी का सिलेबस है, ठीक है, तो एक पूरा वेल डिफाइंड सिलेबस है, उसमें है 4 टॉपिक है, उनके सब टॉपिक्स हैं, सब कुछ है। आपको सिलेबस पता है, फॉर एग्जांपल मोटिवेशन आपके सिलेबस में है, मोटिवेशन के अंदर कुछ सब टॉपिक दे रखे होंगे, ठीक है। तो आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं अपन को, जैसे आपने जो भी कंटेंट पढ़ा, किसी बुक से पढ़ा, किसी भी नोट से पढ़ा, इंटरनेट से पढ़ा या कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है उस पूरे टॉपिक को लेके। तो आपको एक बहुत सिंपल ना 1 पेजर में नोट्स बनाने होते हैं। जैसे मोटिवेशन के लिए है तो उसकी एक सिंपल 2 या 3 लाइन की डेफिनेशन आपके पास रेडी होनी चाहिए
कि मोटिवेशन की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गई। फिर मोटिवेशन के लिए अगर कुछ है कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे मोटिवेशन बढ़ता है, तो वो 4 सिर्फ आप कीवर्ड लिख लें अपने नोट्स में, डिटेल में नहीं जाए, सिर्फ कीवर्ड्स लिख लें। मोटिवेशन के एग्जांपल टाइप्स है मान लीजिए, तो आपने लिख लिया टाइप्स करके एरो बना के कि हाँ एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक 2 टाइप का मोटिवेशन है। और कुछ आप एग्जांपल है तो आप शॉर्ट में उसमें लिख दीजिए। आपका जो ओवरऑल कंटेंट होगा वहां पर सब चीजें डिटेल में है, बट शॉर्ट नोट्स का अपना एक इंपॉर्टेंस इसलिए है कि जब आप एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज करने की स्थिति में होते हैं या आपको मॉक टेस्ट देना है कल, तो आप पूरा सिलेबस जो अपने नोट्स हैं कंप्लीट वाले वो आप नहीं पढ़ सकते, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है किसी भी इंसान के लिए। तो ऐसे टाइम पे वो शॉर्ट नोट्स काम आते हैं। दूसरी बात, एग्जाम आपको पता है 3 घंटे का होता है, बहुत ही कम टाइम होता है, पिन पॉइंट आपको लिखना होता है, तो आपके पास जब नोट्स होते हैं तब आप जब रिकॉल करते हो, इट्स ऑल्सो एन साइकोलॉजिकल ये फंडा है रिकॉलिंग वाला, सिलेबस में भी है आई थिंक। तो जब रिकॉल करते हो ना तो आप उस 1 पेज को याद करते हो सिर्फ कि हाँ सिलेबस में ये था, ये मैंने नोट्स बनाए थे, और आप अच्छे से उसको रिप्रोड्यूस कर पाते हो कागज पे। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो आपकी रिकॉलिंग पावर वीक हो जाएगी। आप मान लो आपने साइकोलॉजी 3 कंटेंट से पढ़ी है अलग अलग, तो आप एक तरफ आपका दिमाग जाएगा कि यार वहां पे ये था, यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था, और वहां पे वो कॉन्फ्लिक्ट होगा और जो रिप्रोडक्शन होगा कंटेंट का वो अच्छे से नहीं होगा। मेरा ये मानना है कि शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने लास्ट ईयर 2021 का और 20 का यूपीएससी का मेंस दिया था, यू वोंट बिलीव, सिर्फ उन शॉर्ट नोट्स के बेसिस पे ना, मतलब मेरे सारे पेपर जीएस के जो थे 3-3 मिनट पहले कंप्लीट हो गए थे, क्योंकि पिन पॉइंट मेरे पास सारा कंटेंट था, सिलेबस का हर एक टॉपिक जो था वो बिल्कुल पहले से तैयार था। मेरे को ब्रॉड पूरी जो आउटलाइंस थी वो पता थी कि सिलेबस के कौन से पार्ट में कितना पढ़ना है, किस चीज के नोट्स थे। सेम चीज मैंने आरएस में की थी। तो ये मतलब एक सेकंड प्रिंसिपल है प्रिपरेशन का। स्टार्ट सिलेबस से हुआ, फिर सिलेबस के हिसाब से आपने शॉर्ट नोट्स अपने बनाए। हाँ, शॉर्ट नोट्स में एक चीज बताना चाहूंगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि शॉर्ट नोट्स आपको थ्रू आउट पूरे सिलेबस के बनाने। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पॉलिटी है, अब पॉलिटी का सिलेबस अपने आप में बहुत बड़ा है और उसके लिए बुक जो लक्ष्मीकांत है आई थिंक वो मोर देन सफिशिएंट है इसके लिए। अब आप सोचोगे लक्ष्मीकांत के मैं नोट्स बना लूं, तो मेरे ख्याल से वहां उसकी जरूरत नहीं है। नोट्स आपको उन चीजों के बनाने हैं जिसका कंटेंट बहुत स्कैटर्ड है या मार्केट में कंटेंट नहीं है, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। मैं बताता हूं एग्जांपल, 2016 वाले आरएस में सिलेबस चेंज हुआ था। एक टॉपिक था सिलेबस में स्टेट पॉलिटी में, पॉलिटिकल डेमोग्राफी ऑफ राजस्थान। इसका कंटेंट उस टाइम तो क्या मैं मानता हूं आज भी कहीं भी नहीं होगा, क्योंकि टॉपिक अपने आप में इतना ज्यादा सब्जेक्टिव है कि किसी को पता ही नहीं इसमें करना क्या है। लोग क्या करते हैं, कंटेंट नहीं मिला ठीक है यार छोड़ देते, होगा जो देखा जाएगा, ऐसा नहीं होता। मैंने क्या किया था, मेन से पहले देखा पॉलिटिकल डेमोग्राफी है, कहीं कोई कंटेंट नहीं था, किसी कोचिंग का नहीं था, बुक्स नहीं थी, कुछ नहीं था, तो मैंने विकिपीडिया खोला, उस पर लिखा, मेरे को कुछ मिल गया राजस्थान के बारे में, मैंने पढ़ लिया। वहां पे क्वेश्चन आया था कि आजादी के बाद से अब तक कुछ समथिंग पॉलिटिकल डेमोग्राफी को लेके कुछ कुछ था, मेरे को कोई आइडिया नहीं था, लेकिन मेरे को यह पता था कि मैंने इसके बारे में क्या पढ़ रखा है, और वो कहीं ना कहीं उससे मैं कोरिलेट कर पा रहा था। मैंने जो अपनी नॉलेज थी इस टॉपिक के बारे में उसको सोचा, एक बढ़िया सा आंसर, 10 मिनट का क्वेश्चन था, एक पेज का बढ़िया सा आंसर मैंने रिप्रोड्यूस कर दिया। अगर मैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करता तो मेरे 0 आते। बाद में जब आरटीआई से कॉपी आई तो मेरे को पता चला उसमें 10 में से मेरे 4 नंबर थे। अब देख लीजिए 4 नंबर का डिफरेंस होता है, बहुत होता है। और ज्यादातर जो लोग थे उस टाइम के, जो फेलो कैंडिडेट्स होंगे मेरे, ज्यादातर लोगों का यही था कि सबने छोड़ दिया उस टॉपिक को, क्योंकि कंटेंट नहीं था, लोगों को था कि यार क्या ही क्वेश्चन आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सिलेबस में अगर कोई भी चीज डाली गई है तो उसकी उतनी ही प्रोबेबिलिटी आने की जितनी बाकी टॉपिक्स की है। अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो आप ट्रेस भी कर पाओगे कि कौन से टॉपिक आपके कवर्ड हैं, कौन से नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंस शॉर्ट नोट्स की आती है। तीसरा जो मेरा पास का प्रिंसिपल है उसमें आता है आपका आंसर राइटिंग। ठीक है, देखिए आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है मेंस के लिए, लेकिन वहां पे कुछ चीजें ध्यान रखने वाली होती हैं कि आंसर राइटिंग तभी स्टार्ट की जा सकती है जब पहले बेसिक कंटेंट कवर हो। लोग क्या करते हैं, जैसे मार्केट में बहुत मिथ आ गया था बीच में कि आंसर राइटिंग के बिना नहीं हो सकता, तो लोग डे 1 से कोचिंग ज्वाइन करते हैं, आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे नहीं होता है। आंसर लिखने के लिए बेसिक प्रेमाइसेस होते हैं कुछ, वो प्रेमाइसेस तभी आएंगे जब आप एक प्रिपरेशन के थोड़े से एक्सप्लोरेशन वाले फेज में जाएंगे, सेकंड स्टेज में जाएंगे। आपके पास एक बेसिक कंटेंट होगा, उसके बेसिस पे आप एक आंसर लिख पाएंगे। तो आंसर राइटिंग की अपनी इंपॉर्टेंस है। सिंपल सी बात है, आपको अगर कोई भी चीज, अगर आपको ऐसे समझे कि आपको बैटल में लड़ने जाना है, आपको एक तो सीधे भेज दिया जाए कि जाइए बैटल में लड़िए, तो नहीं लड़ पाएगा कोई भी आदमी। लड़ भी लेगा तो कितनी देर लड़ेगा, आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन उसको बेसिक टैक्टिक्स नहीं पता है कि जब प्रेशर आएगा तब उसको कैसे डील करना है। सिचुएशन ऐसी भी आएगी वहां पे कि आपके पास उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, लाइन से आपको 3 क्वेश्चन नहीं आते हैं,
जो आदमी पहली बार आंसर राइटिंग एग्जाम में कर रहा होगा ना, वो देख के पसीने छूट जाएंगे उसके, और उसके बाद उसको जो आता होगा ना वो भी भूल जाएगा। ये मतलब फैक्चुअल कंडीशन है, ऐसा होता है। लेकिन अगर आपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रखी है, अच्छे से कर रखी है, और अलग अलग सिचुएशंस में कर रखी है, मैं आंसर राइटिंग को थोड़ा सा साइकोलॉजिकली देखता हूं तो ये एक सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट टाइप होता है कि आपके सामने सिचुएशन आई है, कुछ सिचुएशन है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, कुछ सिचुएशन है जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो। तो इट्स ऑल अबाउट जहां आप कंफर्टेबल नहीं हो ना, उसको कैसे हैंडल करना है। जहां कंफर्टेबल हो वहां तो कर ही लोगे, लेकिन जहां कंफर्टेबल नहीं हो वो आपका पूरा गेम बिगाड़ देगा। तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ, जब आप मॉक टेस्ट देते हो, सेक्शनल देते हो, उसके बाद फुल लेंथ देते हो, फिर आप वैसे भी देते हो जैसे रियल एग्जाम में होते हैं। जैसे आरएएस में अब होते हैं एक दिन में 2 एग्जाम, बैक टू बैक 2 दिन में 4 एग्जाम। तो मेरा मानना है जब लास्ट के मॉक टेस्ट होते हैं तो वो आपको उसी सिचुएशन में देने चाहिए। सेम 9 से 12, 2 से 5 जो होता है, एक दिन में 2, अगले दिन में 2, और सेम वैसे ही आपके नोट्स वगैरह लास्ट टाइम तक रेडी हो जाएं। तो जैसे आप रियल एग्जाम में करने वाले हो, अपने आप को सेम उसी तरीके से सिमुलेट करो। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आपके स्कोर में इतना ज्यादा इजाफा होगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। ये सब साइकोलॉजिकली डिजाइन, साइंटिफिकली डिजाइन चीजें हैं, चाहे सिलेबस हो, चाहे आंसर राइटिंग हो, यूपीएससी हो या आरपीएससी हो। देखिए अगर वो कुछ ढूंढ रहे हैं, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतने टॉप लेवल पे ब्यूरोक्रेट्स उनको चाहिए, तो वो हवा में कोई चीज नहीं कर रहे। हर एक चीज जो डिजाइन है वो बहुत ज्यादा साइंटिफिकली डिजाइंड है। हर एक चीज के पीछे रीजन है कि क्यों इस टाइप के एग्जामिनेशन से किस टाइप के कैंडिडेट्स आएंगे। तो हमें हमेशा उस चीज को डिकोड करना चाहिए। लोग सोचते हैं कि सिर्फ पढ़ पढ़ के सिलेक्शन नहीं होते हैं, होते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन जितनी इंपॉर्टेंट पढ़ाई है उतनी ही ज्यादा जरूरी ये पेरिफेरल चीजें हैं। तो मैं इसको डिकोडिंग कहता हूं हमेशा। आपको अगर पता है कि एग्जाम की क्या डिमांड है, उसको कैसे डील करना है, तो आप बहुत जल्दी कर लोगे। जब मैंने 2013 वाला प्रीलिम्स दिया था, मेरे पास सिर्फ 2.5 महीने थे। मई में मैंने इंजीनियरिंग खत्म की, आरएस का नोटिफिकेशन आया था, मैंने सिलेबस देखा, मेरे को देख के लगा कि हाँ ये किया जा सकता है। टाइम देखा, अक्टूबर में प्रीलिम्स था, उस टाइम जून हो गया था, 3 महीने हार्डली थे। मैंने कहा ठीक है करते हैं। मेरे पास जितना टाइम था ना, मैंने सिलेबस को उठाया, समझा कि इसमें से कौन कौन सी चीजें मैं कर सकता हूं, कौन कौन सी नहीं कर सकता। जो नहीं कर सकता या मेरे को पता है 3 महीने में नहीं हो सकती, मैंने उस टाइम के लिए छोड़ दी, और जो मैं कर सकता था मैंने कर लिया अच्छे से। 3 महीने में इजीली मेरा प्रीलिम्स हो गया। आई गॉट 95, उस टाइम कट ऑफ गई थी 78। तो सुनने में लगेगा कि यार 3 महीने सिर्फ, और एक वो बंदा जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं था जीके से, मैं इंजीनियर हूं बाय डिग्री। लेकिन अगर आप करना चाहते हो, आपको पता है कि एग्जाम की क्या डिमांड है, तो आप कर लोगे। इससे मैं आता हूं मेरे चौथे पॉइंट पे कि मेरे को एग्जाम की डिमांड कैसे पता चलती है। हमेशा उसका फंडा है पास का चौथा प्रिंसिपल, पी जो है वो है पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये जो मैंने आपको तीनों चीज बताई थी इससे पहले, आंसर राइटिंग, सिलेबस और शॉर्ट नोट्स, उतना ही इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू आपकी पूरी प्रिपरेशन को एक फाइनल टच देगा। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा तो ये सिलेक्शन करवाएगा, सिलेक्शन हो रहा होगा तो ये रैंक ऊपर करवाएगा, रैंक ऊपर आ रही होगी तो आपको बिल्कुल टॉपर्स टॉप 10 में ले आएगा। लेकिन लोगों को पीवाईक्यूज करना नहीं आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं आता है। हम क्या करते हैं, पीवाईक्यूज देखे, पढ़े, ठीक है, ज्यादा होगा तो उसके आंसर रट लिए, समझ लिया कि हाँ भाई क्या आ रहा है। ऐसे पीवाईक्यूज वर्क नहीं करते। देखिए पीवाईक्यूज जो है वो कुल मिला के, अगर एग्जाम में आपके पास, एग्जाम्स के लिए 2 ही चीजें होती हैं एक कैंडिडेट के पास में, एक तो सिलेबस और एक पीवाईक्यू। लोग सिर्फ सिलेबस को देखते हैं कि आरपीएससी ने अच्छा ये सिलेबस दिया है, ये कर लेते हैं। लोग भूल जाते हैं कि पीवाईक्यू भी आरपीएससी ने दिए हैं, वो भी इक्वल इंपॉर्टेंट है। जो सिलेबस के अंदर का पार्ट है ना, वो आपको पीवाईक्यू से मिलता है। आपको पता चलता है कि कितनी बाउंड्रीज है इस कंटेंट की, कहां कहां से क्वेश्चन आ चुके हैं, कहां से क्वेश्चन अब आ सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आरपीएससी हमेशा एक ही चीज को लेकर क्वेश्चन पूछेगा। अगर उन्होंने किसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए 1-2 साल, तो डेफिनेटली उनकी भी एक उम्मीद होगी कि यार आगे कुछ और पूछा जाए, कैंडिडेट्स को परखा जाए। तो ये चीज हमें पीवाईक्यू से पता चलती है। अगर आपने पीवाईक्यू का एनालिसिस अच्छे से कर लिया ना, तो मैं आपको बता रहा हूं आप पेपर को प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे हम लोग करते थे बड़ी प्रिपरेशन के टाइम पे, हमें पता होता था कि यार इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आएगा। अगर आप ये मान लो आपने 100 नंबर का प्रिडिक्ट किया या आपने 10 क्वेश्चन प्रिडिक्ट किए, और एक बात बताओ उनमें से 5 भी अगर आ गए तो आपका तो काम बन गया। उसके 2 फायदे होते हैं। एक तो अगर आपका पहले से आपको पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपका कंटेंट बहुत रिच होगा।
आप पहले सिर्फ आपके शॉर्ट नोट्स हैं, उनमें आप उस कंटेंट को अच्छे से एनरिच कर पाओगे कि यार ये इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं ये भी ऐड कर लेता हूं, इसमें मैं ये भी ऐड कर लेता हूं। तो वो चीज उससे होती है। दूसरा, आपका टाइम बचता है। अगर आपको ये पता है पहले से, प्रिडिक्शन है कि यार ये चीज आ सकती है, तो आप मेंटली प्रिपेयर होते हो, आप माइंड में एक रिहर्सल कर चुके होते हो उस चीज की, या आंसर राइटिंग में आप लिख चुके होते हो, तो आपका टाइम बचेगा। जो टाइम वहां बचेगा वो किसी ऐसे क्वेश्चन में काम आएगा जिसका आंसर आपको नहीं आता, और आपको ऑन द स्पॉट जो है आंसर डिस्कवर करना है। तो ये विन विन सिचुएशन होती है। तो मैं तो ये मानता हूं कि पीवाईक्यू जो है वो एक रामबाण बूटी है इस एग्जाम को क्लियर करने की, अगर उसको सही तरीके से किया जाए तो ये जो 4 प्रिंसिपल मैंने आपको बताए, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल की टू सक्सेस होने चाहिए। सिलेक्शन के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, हर किसी एस्पायरेंट की, कैंडिडेट की एक स्ट्रेटजी होती है, वो एक स्ट्रेटजी बनाता है, फॉलो करता है, कुछ का हो जाता है, कुछ का नहीं होता, वो स्ट्रेटजी को चेंज करते हैं, फिर कुछ करते हैं, फिर सिलेक्शन होता है। बट आप देखना, ये जो मैंने 4 प्रिंसिपल बताया ना कहीं ये आपको कॉमन मिलेगा। हो सकता है जैसे मैंने इसको एक नाम दिया पास, लोग उसको नाम नहीं देते हो, लोग अच्छे से बता नहीं पाए कि यार मैंने क्या किया था, बट अल्टीमेटली तरीका यही होता है, किया यही जाता है। चाहे सिविल्स का कोई भी एग्जाम हो, आरएएस हो, आईएएस हो, या कोई भी एग्जाम हो, सब्जेक्टिव पेपर का यही एक मूल मंत्र है। तो जो विजय जी कह रहे थे कि मार्केट में ये बहुत है कि यार मेहनत तो सब कर रहे हैं लेकिन गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो जो सही डायरेक्शन है ना वो ये है जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर इस डायरेक्शन में आप मेहनत करोगे तो एक तो मेहनत बहुत ईजी हो जाएगी आपकी। एक होता है ना कि प्रिपरेशन आपने स्टार्ट की और एक टाइम के बाद आपको बोरियत होने लगती है, आपको लगता है कि यार पता नहीं कहाँ जा रहा है, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, क्या ही कर रहा हूँ, क्या ही कर रही हूँ। इससे नहीं होगा, वो चीज आपको फील ही नहीं होगी, क्योंकि आपके गोल्स क्लियर होंगे, आपको पता है कि यार मेरे को कैसे करना है, क्या करना है। आप ट्रैक कर सकते हो रियल टाइम अपनी पूरी प्रिपरेशन को कि मैंने अच्छा ये वाला प्रिंसिपल कर लिया, इसमें ये मेरा हो गया, कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ। ये सारी चीजें मतलब इंटरकनेक्टेड है, और इन सब का जो बेसिक कहते हैं ना फाउंडेशन, नींव, वो है सिलेबस। अगर सिलेबस आपका मजबूत है, आपको पता है क्या डिमांड है, क्या आपकी पकड़ है, तो मेरे ख्याल से बहुत इजी पूरा प्रोसेस है ये, और बहुत ही अच्छा प्रोसेस है अगर इसको तरीके से किया जाए तो। ठीक है, तो ये मतलब जो मेरा एक मैं चाहता था बहुत टाइम से कि यार बच्चों को ये चीज बताना कि एग्जैक्टली व्हाट टू डू। मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस हैं, हर कोई कुछ कर रहा है, बट आप उसको डीपली जाके कभी सोचना, देखना, आपको लगेगा कि ये चीज ज्यादातर टॉपर्स के उसमें कॉमन है। ठीक है, अब बात आती है अगली, आगे बढ़ते हैं कि ठीक है इतना बड़ा सिलेबस है, सब कुछ है, सब कुछ अपन पढ़ नहीं सकते, सब कुछ कर नहीं सकते। अब एग्जाम में ऐसा कोई बाउंसर क्वेश्चन आ जाए, तो एग्जाम में 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक्चुअली मैंने जो बताया, पेपर जो है बहुत साइकोलॉजिकली और साइंटिफिकली डिजाइन होता है। ठीक है, वो कैंडिडेट्स को, उनको नॉलेज से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिचुएशन। अगर आप आरएस बन जाते हो, आईएएस बन जाते हो, आप फील्ड में जाते हो, या कोई भी सिचुएशन आपके पास आती है, ऐसा तो है नहीं कि आपको सब पता है कि कैसे डील करना है। कोई ना कोई सिचुएशन पहली बार आएगी, अब उसको आप वैसे जोड़ के देखो। अब आपने उसका कंटेंट तो कभी पढ़ा नहीं, मान लो मैं फर्स्ट टाइम फील्ड में गया और वहां कोई दंगे हो गए, या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जो आज से पहले कभी नहीं हुई। एग्जाम में भी सेम होता है, ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है जो आज से पहले कभी नहीं आया, ये आपको पता ही नहीं हो। अब आप क्या करोगे, छोड़ दोगे? नहीं छोड़ सकते। एज ए ब्यूरोक्रेट आप जब फील्ड में जाओगे, आपके सामने सिचुएशन आई, आप हाथ खड़े थोड़ी करोगे, डील तो करना ही पड़ेगा, और डील भी ऐसे करना पड़ेगा बिल्कुल माथे पे शिकन भी नहीं आए। सेम एग्जाम में होता है। आप यही मान लो कि आप ऑफिसर हो, आपके सामने एक बाउंसर फेंकी गई है, एक अनफोर्सीन सिचुएशन आई है जो आज से पहले कभी नहीं आई, आपको डील करना है। डील कैसे करोगे, कोई बात नहीं, आपके पास कंटेंट नहीं है उसका, लेकिन कुछ चीजें हमेशा होती हैं, आपके एक बेसिक ट्रेट्स होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी है, और कहीं ना कहीं एक पेरिफेरल कंटेंट हमेशा होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं, 2016 वाला आई थिंक आरएस था, एक लॉ कमीशन की कोई रिपोर्ट थी, तो एग्जैक्टली याद नहीं है, 270 समथिंग कुछ थी, उसकी उन्होंने रिकमेंडेशन कुछ पूछ ली। अब वो क्वेश्चन आउट ऑफ नोवेयर था, मतलब कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि यार लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन के ऊपर क्वेश्चन 10 नंबर का आ जाएगा। कोई आइडिया नहीं था मेरे को भी, लेकिन छोड़ नहीं सकते थे। मेरे को क्या पता था उस पूरे क्वेश्चन में, मैं पकड़ता हूँ कीवर्ड्स, मेरे को पूरे क्वेश्चन में कीवर्ड दिखा लॉ कमीशन। मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी रिकमेंडेशन हो, मेरे को कुछ भी नहीं आता, खाली छोड़ूंगा 0 आएंगे, कुछ रेलेवेंट करूंगा, लिखूंगा, कुछ तो आएगा। मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया,
मेरे को लॉ कमीशन के बारे में बेसिक कुछ पता था कि भाई कब बना, क्या बॉडी है, तो मैंने इंट्रो में 2 लाइन लिखी और उसके बाद मैंने रिकमेंडेशन 1 2 3 4 करके लिखना स्टार्ट करा। मेरे को जो पता था ना उस टाइम मैंने लिख दिया। मैंने लिख दिया कि लॉ कमीशन ने जो है रिकमेंडेशन में ये बोला था कि जो जेल्स हैं उनका थोड़ा राशनलाइजेशन होना चाहिए, वहां पे बहुत ज्यादा ना सुविधाएं नहीं है, तो वो चीजें सही होनी चाहिए। और एक मतलब इसको बोलते हैं ना जनरलाइज कोरिलेटेड आंसर, कि यार एक लॉ कमीशन की रिपोर्ट बनेगी तो इतनी बड़ी बनेगी ना, वो 1000-2000 पन्नों की रिपोर्ट बनेगी, वो कुछ भी चीज ऐसी बोलेंगे तो वो कहीं ना कहीं तो कवर होगी ना। और कौन से एग्जामिनर ने पूरी लॉ कमीशन की रिपोर्ट पढ़ रखी है? रिकमेंडेशन पास तो देंगे नहीं, कम से कम 100 रिकमेंडेशन होंगी। आपने जो भी लिखी 3-4 अगर थोड़ी बहुत भी मैच हो गई आसपास, तो एग्जामिनर कुछ तो देगा। मैंने वही किया, जो मेरे दिमाग में उस टाइम आया 2-3-4 मिनट में जितना मैं लिख सकता था रेलेवेंट मैंने लिख दिया। वही एग्जाम में आरटीआई से कॉपी मंगाई, 10 में से 3 नंबर थे। तो वो जो डिफरेंस क्रिएट होते हैं ना, तो ये होते हैं बेसिकली अप्लाइड नॉलेज, जो एग्जाम में रियल सिचुएशन में आपको उस टाइम डील करनी है। और ये तब आएगी जब आपने मॉक टेस्ट में इस तरह की सिचुएशन को हैंडल किया हुआ है। मॉक टेस्ट का पर्पस यही होता है। अगर इस तरह के क्वेश्चंस को मैंने बाउंसर्स को मॉक टेस्ट में खेल लिया होता, मैंने वहां पे उसके आंसर कुछ लिख लिए होते, अगर जो भी मतलब मॉक टेस्ट में टीचर है एग्जामिनर है उन्होंने चेक किया होता, तो एक आपको आइडिया मिल गया होता कि हाँ यार ये तरीका सही है, और वही चीज आपको एग्जाम में करनी है। तो ये बेसिकली एक फंडा होता है अप्लाइड क्वेश्चंस जो आते हैं। और जहां तक मेरी समझ है, मैं अभी आरएस का सिलेबस और जो क्वेश्चन पेपर देख रहा हूं, तो अप्लाइड क्वेश्चन की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, अभी ये लोग थोड़ा यूपीएससी के पैटर्न पर शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस डायरेक्ट बहुत कम होते जा रहे हैं। अप्लाइड क्वेश्चन का एक अपना अलग फायदा भी है। उसका फायदा क्या है, जैसे कैंडिडेट भी 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं जो बिल्कुल रोट लर्निंग पे चलते हैं, जैसे आपको सिलेबस है कहीं से वो नोट्स ले लेंगे, बिल्कुल बने बनाए रट लेंगे, एग्जाम में आंसर लिख के आ जाएंगे, उसका सिलेक्शन हो जाए। ये ठीक है, तरीका गलत नहीं है, लेकिन एग्जाम की डिमांड पहले ऐसी थी। 2013 के बाद से जब से पैटर्न चेंज हुआ है ना, ये डिमांड कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, और जो दूसरी साइड है डिमांड की वो बढ़ती जा रही है, वो है एप्लीकेशन पार्ट। यूपीएससी ने जो चीज तब स्टार्ट की थी 2013 में, आरपीएससी उसको अब स्टार्ट कर रहा है। देखिए उसके पीछे भी साइंस ये है ना, कि जब भी आप ये सोचो कि आप एग्जामिनर हो या आप क्वेश्चन पेपर सेटर हो, आपको जब भी क्वेश्चन पेपर सेट करने को दिया जाएगा, आप हवा में तो कर नहीं पाओगे, आपको कुछ ना कुछ बेस तो चाहिए। ठीक है, आप सिलेबस देखोगे, आप पीवाईक्यूज देखोगे, आपको लगता है कि यार ऐसा एग्जाम ना किसी दूसरे स्टेट में भी होता है, या ऐसा एग्जाम तो यूपीएससी भी कराता है, तो आप उसके पेपर भी देखोगे, आपको वहां से एक इनपुट मिलेगा कि हाँ चलो इनका लेवल तो बहुत ज्यादा है, हम एक काम करते हैं थोड़ा स्टार्ट करते हैं इनिशियल लेवल पे, यही होता है। फिर वो चीजें धीरे 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 इवॉल्व होती हैं, क्वेश्चंस का लेवल हर साल धीरे धीरे बढ़ेगा। एप्लीकेशन पार्ट जो है, जैसे मान लीजिए एक साल में 20% क्वेश्चन एप्लीकेशन पार्ट पे आए, अगली बार 30% आएंगे, 40% आएंगे। किसी भी एग्जाम का लेवल आप देखना हमेशा बढ़ता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी एग्जाम का लेवल बिल्कुल घट गया हो। कोई भी एग्जाम हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, आरएस हो, आईएएस हो, और भी एग्जाम हो, सबका एक लेवल धीरे 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 ग्रेजुअली बढ़ता है, कभी भी एकदम से भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उनको कैंडिडेट्स चाहिए। उनको ऐसा नहीं है कि मतलब उनको मजा नहीं आ रहा लोगों को रिजेक्ट करने में, उनको जो बेस्ट पॉसिबल है उनमें से चूज करने हैं। वो इतनी मेहनत, इतने पैसे जो खर्च कर रहे हैं ना, वो सिलेक्शन के लिए कर रहे हैं, उनको मजा नहीं आता लोगों को आउट करने में। लेकिन दिक्कत क्या है कैंडिडेट्स के साथ में है, हम जो उनकी डिमांड है भाई वो तो अपने हिसाब से करेंगे नहीं ना एक्ट। चाहिए उनको, सरकार को चाहिए, नौकरी हमें चाहिए या ऑफिसर हमें बनना है, तो हमें उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। लोग कहते हैं आप पता नहीं क्या सिलेबस बना दिया, समझ में नहीं आ रहा सिलेक्शन कैसे होगा। अरे यार यही तो बात है, आप चलो सिलेक्शन हो भी गया, और अगर आपके अंदर वो बेसिक ट्रेड्स नहीं हुए, आप सर्विसेज में आ भी गए, तो आप आगे के सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे आगे। तो ये पूरा प्रोसेस उसी तरीके से बनाया गया है कि कैंडिडेट जब प्री, मेंस और इंटरव्यू क्लियर करके फाइनल लिस्ट में आ जाएगा ना, तो ये अज्यूम कर लिया जाता है कि वो एक परिपक्व मैच्योर स्टेज में आ चुका है पर्सनैलिटी के। ये आगे जो भी उसकी 30-35-25 साल की नौकरी होगी, उसके सामने जब भी सिचुएशन आएंगी वो डील कर लेगा, क्योंकि उसका बेसिक प्रीमाइस तैयार हो चुका है। अब उसका जो लेवल है दिमाग का, पर्सनैलिटी का, वो वहां से ऊपर जाएगा न कि नीचे। तो हमेशा आप चीजों को थोड़ा रियल लाइफ उससे करके देखो। एक जैसे मेरे को कुछ दिया गया है कि बच्चों को किसी चीज पे हम बात कर सकते हैं, क्या क्या जो एक क्वेरीज होती हैं।
एक आता है इंग्लिश मीडियम वर्सेस हिंदी मीडियम। यहाँ कितने लोग इंग्लिश मीडियम, कितने लोग हिंदी मीडियम है? इंग्लिश मीडियम वाले कितने हैं? जो बाकी सब हिंदी मीडियम। देखिए ये जो डिबेट है, बैटल है ना पूरी, हिंदी वर्सेस इंग्लिश, वैसे इसका कोई बहुत ज्यादा मायने रखती नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक टाइम था आरएस में सक्सेस रेट जो है हिंदी मीडियम की बहुत ज्यादा थी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में कंटेंट ही नहीं था। जिस हिसाब से कंटेंट राजस्थान का चाहिए होता है या आरएस का और चाहिए होता है, वो नहीं था। आज मैं मानता हूं स्थिति ऐसी नहीं है। कंटेंट इंटरनेट के ऊपर, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो या और कोई भी मीडियम हो, कंटेंट सब तरीके का है। जहां कंटेंट नहीं है, जैसे हमारे टाइम में ये दिक्कत थी, मेरा मीडियम इंग्लिश रहा है हमेशा से, राजस्थान का कंटेंट इंग्लिश में आता ही नहीं था। अब तो हो सकता है बुक्स आ गई हो, मेरे को आइडिया नहीं है। हमारे टाइम में सिर्फ एक लक्ष्य राजस्थान जो बुक आती थी हिंदी में, सिर्फ एक ही बुक थी आई थिंक, वो भी बिल्कुल शुद्ध हिंदी में। अब इंग्लिश मीडियम में कैंडिडेट को दिक्कत आती है कि यार कैसे किया जाए, बट मैं मानता हूं इतना दिक्कत नहीं है। एक बेसिक हम एजुकेशन करके आते हैं तो ट्रांसलेशन सब जानते हैं। एग्जाम में उनको कोई बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल वो तो चाहिए नहीं। आपने एक बेसिक, आप जो पढ़ा है, आपने लिखा है, अब एक समझा पाओ, उस चीज को कम्युनिकेट कर पाओ, तो वो हो जाता है। कुछ शब्द होते हैं जैसे हिंदी में है, उनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन आपको करना होता है, तो वो कुछ कीवर्ड्स होते हैं जैसे ज्योग्राफी में है, ठीक है, वहां दिक्कत आती है, बट वो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है कि हम उस चीज को एक ऐसा एक्सक्यूज दें कि यार मीडियम की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, या मीडियम जो है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। मैं नहीं मानता पर्सनली मीडियम का बहुत ज्यादा रोल होता है। जैसे मेरे साथी बैचमेट्स हैं सर्विसेज में, सब तरह के लोग हैं, उतने हिंदी मीडियम वाले हैं, उतने इंग्लिश मीडियम वाले हैं। हो सकता है बीच बीच में कुछ चेंजेस सिलेबस में होते हैं, जैसे 2013 में जब साइंस और मैथ्स आया था, तब डेफिनेटली एक टाइम था कि बहुत सारे इंजीनियर्स या उस बैकग्राउंड से लोग आ गए थे, बट आई थिंक अभी उस चीज को लेके तो काफी पैरिटी है। साइंस काफी कम हो गई है, टैग हटा के बेसिक कर दी है, मैथ्स रीजनिंग हटा दी गई है मेंस में से, तो इक्वल प्रीमाइस पे है। अच्छा, इक्वल प्रीमाइस पे नहीं भी हो तब भी एक कैंडिडेट के पास में कोई ऑप्शन नहीं है, हमें वो तैयार करना है जो उनकी डिमांड है, हमें उनकी डिमांड के हिसाब से चलना है। हम ये नहीं कह सकते जब तक कोई बहुत ज्यादा अनजस्टिफाइड वो नहीं हो कि यार नहीं ये नहीं होगा, ये चेंज कर दो, ये हम नहीं कर सकते, हम इस बैकग्राउंड से नहीं है, ऐसा नहीं है। साइंस वाले भी आर्ट्स पढ़ रहे हैं, आर्ट्स वाले भी साइंस पढ़ लेंगे, कोई बहुत ज्यादा आपको ऐसा रॉकेट साइंस तो चाहिए नहीं, बेसिक्स चाहिए। मैथ्स रीजनिंग की भी बात हो तो हम 10 तक पढ़ते ही आते हैं, तो वो एक रीजन नहीं हो सकता। ये मैं मानता हूं कि सबके अपने वीक स्पॉट्स होते हैं। अगर आपकी मैथ साइंस मान लीजिए वीक है, आप आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं, तो आप उस चीज पे ज्यादा मेहनत करें। अगर आप उस चीज को लॉन्ग पेंडिंग इशू बना के रखेंगे कि यार जो पहले मेरे को आता है पहले मैं उसको कर लेता हूं, मैथ साइंस को बाद में करूंगा, तो वो बात कभी आएगा नहीं। तो आपको क्या अपना टाइम जो मैनेजमेंट करना है ना, वो उस तरीके से करना पड़ेगा। इसको आप ऐसे समझें कि एक इंसान के दो पार्ट होते हैं, मतलब कुछ चीजों में आप स्ट्रांग होंगे, कुछ चीजों में आप वीक होंगे। जहां पे स्ट्रांग है, देखिए वहां वीक नहीं हो सकते। मतलब अगर आप स्ट्रांग है ना, तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप ओवरनाइट उस चीज में बहुत वीक हो गए। अगर आपने एक बेसिक मोमेंटम से पढ़ाई करी है, जो आपको आता है, जिसमें आप स्ट्रांग है, अगर आपने उसको मेंटेन भी रख लिया ना, तो वो आपकी स्ट्रेंथ रहेगी। लेकिन जो वीकनेस है उस पर आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने उस पर काम नहीं किया ना, तो वो वीकनेस क्या है आपकी, बहुत और ज्यादा वीकनेस हो जाएगी। तो ये मतलब एक बैलेंस करने वाली स्थिति है कि जो स्ट्रेंथ है उसको थोड़ा बैलेंस करके वही रखा जाए, और वीकनेस को थोड़ा सा स्ट्रेंथ की तरफ लाया जाए। जरूरी नहीं है वो स्ट्रेंथ में कवर हो, लेकिन एटलीस्ट वो आपकी वीकनेस नहीं रहे। आपको कोई पूछे 1 साल की प्रिपरेशन के बाद में, तो आप ये तो नहीं कहो कि यार मैं मैथ साइंस में वीक हूं या मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आपको डेफिनेटली टाइम थोड़ा देना पड़ेगा। और पर्सनली मैं मानता हूं ये एग्जाम जो है 1 साल का है। अगर आपने तरीके से एक सही डायरेक्शन में आपने तैयारी की ना, तो ये 1 साल का एग्जाम है। मैं मेंस की बात कर रहा हूं। अगर आपकी मेंस की तैयारी अच्छी है, प्रीलिम्स इज अ केक वॉक। अगर आपने पीवाईक्यूज समझ लिए, पैटर्न देख लिया कि क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रीलिम्स में कुछ भी नहीं है। असली जो फंडा है वो है मेंस, क्योंकि मेंस है एक सब्जेक्टिव एग्जाम, और जहां सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है ना, वहां बहुत दिक्कत होती है। आप सोचोगे मैंने तो बहुत बढ़िया आंसर लिखा था, एग्जामिनर ने नंबर ही नहीं दिए। और ये होता है, ये मेरे साथ हुआ है। उस टाइम में 20 नंबर का एक क्वेश्चन था राजस्थान के एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स के ऊपर। राजस्थान अध्ययन की बुक में बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, एज इट इज सिलेबस का पार्ट था, पूरा तैयार किया हुआ था, एज इट इज छाप के आया था 2 पन्ने का। 20 में से 3 नंबर आए थे, 3 नंबर। अब क्या कर लोगे आप, कुछ नहीं कर सकते ना। तो ये सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व रहेगी हमेशा, लेकिन उसको आप कैसे कम कर सकते हो कि किसी दूसरे क्वेश्चन में हो सकता है मेरे अच्छे नंबर आ गए हो, मैंने बहुत अच्छा नहीं लिखा हो,
लेकिन क्या पता एग्जामिनर ने दे दिया हो, उसको पसंद आ गया हो। तो हमें क्या वो चीज तो दिखती है कि यार यहाँ नंबर नहीं दिए, अब वो भी तो देखो कहीं भी नंबर दिए भी तो होंगे, क्योंकि सब्जेक्टिविटी है। जहां इंसान बैठेगा वहां सब्जेक्टिविटी होगी, उसके बाइसेस भी होंगे। बाइसेस आपसे नहीं, हो सकता है इस पूरे प्रोसेस से, या जैसे उस सब्जेक्ट को लेके एक बाइसेस हो। जैसे मान लीजिए मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूं, मेरे पास अगर साइकोलॉजी की कॉपी चेक होने आएगी, आपने आंसर बढ़िया लिखा होगा कोई, लेकिन हो सकता है मेरे जो फंडामेंटल्स है उस टॉपिक को लेके या उस पूरी चीज को लेके वो कुछ अलग हो। मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा हो आंसर, तो मैं आपको ऐसा तो नहीं कि 0 दूंगा, एवरेज नंबर दे दूंगा। तो सब्जेक्टिविटी हमेशा रहेगी, उसको अपन दरकिनार नहीं कर सकते। हाँ, आप उसको मिनिमाइज कर सकते हो। वो कैसे? आप आंसर जो है बहुत बैलेंस फॉर्म में लिखो, आप उसको बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्टिक उसमें नहीं लिखना अपन को। आप कोशिश करो कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको आप बिल्कुल पिन पॉइंट आंसर कर पाओ। तो डेफिनेटली आपको 10 में से 6 नहीं तो वो 4 तो देगा ही देगा, चाहे सब्जेक्टिविटी होगी तब भी देगा। यही आर्ट है। देखिए, मेंस इज ऑल अबाउट मैक्सिमम राइटिंग इन मिनिमम वर्ड्स। सिंपल सा खेल है, जितने कम शब्दों में जितनी ज्यादा बात कह पाओ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यही पूरा सिलेबस डिजाइन इस तरीके से किया गया है, 15, 20, 50, 100 जो भी है। अच्छा, इसके पीछे की मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ये बहुत कम लोगों को पता होगी, मेरे को भी बहुत बाद में पता चली थी। जैसे बोलते हैं कि यार यूपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं वो 200 वर्ड्स के या उस तरह के आते हैं, छोटे वाले नहीं आते। आरएस में क्यों आते हैं? देखिए, उसका रीजन है। उसका रीजन ये है कि जब आप स्टेट सर्विसेज में आते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप एक जो आईएएस होता है उसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उसमें काम करते हैं। तो उन लोगों को उस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि उन जो गवर्नमेंट है वो एक आईएएस में या जो यूपीएससी से आ रहे हैं कैंडिडेट्स, उनमें वो एक डिसीजन मेकिंग और एक ना डिस्क्रिशनरी पावर ढूंढ रही है उस लेवल की, कि आप चीजों को समझ पाओ और आप एक डिसीजन ले पाओ। उनसे फैक्चुअल की उम्मीद नहीं की जाती है, क्योंकि उनको फैक्चुअल रिपोर्ट तो नीचे वाले दे देंगे। लेकिन जब आप स्टेट सर्विसेज में होते हो ना, तो वही आईएएस आपसे पूछेगा, जो आपका बॉस है, कि यार कल तक ये रिपोर्ट आपको सबमिट करनी है, ठीक है, आपको फैक्ट्स पे करेक्ट होना पड़ेगा। मंत्री पूछेगा, तो आपको जो है आना चाहिए फैक्चुअल पार्ट। आप उनको ऐसे नहीं बता सकते हवा में चीजें। एक आईएएस जो अगर मंत्री को रिपोर्ट कर रहा है ना, वो बता सकता है ब्रॉडली, लेकिन जो बंदा फील्ड में काम कर रहा है, जो स्टेट सर्विसेज में से आ रहा है या सबऑर्डिनेट सर्विस से आ रहा है, उससे उम्मीद की जाती है कि वो बिल्कुल फैक्चुअली करेक्ट रिपोर्ट दे। इसीलिए आरएस में आप देखना फैक्ट्स की इंपॉर्टेंस है। ये चीज मेरे को भी बहुत सालों तक समझ नहीं आई थी। मैं सोचता था यार ये पता नहीं क्यों इतना फैक्ट 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 पूछते हैं, हर कोई कहता है इंटरव्यूज में भी फैक्ट फैक्ट पूछते हैं, क्योंकि यूपीएससी में ऐसा नहीं है। फिर धीरे धीरे जब सिस्टम में आया, फिर लगा पता, थोड़ा रिसर्च किया, फिर मेरे को पता चला कि ये एक्चुअली में ना डिमांड है उस एग्जाम की, उस पूरे गवर्नमेंट मशीनरी की, और ये डिजाइन उसी तरीके से किया गया है। वहां यूपीएससी की डिमांड वो है, इसलिए उस तरीके का पैटर्न है कि वहां पे आप देखना क्वेश्चंस जो है सारे एनालिटिकल आते हैं, क्योंकि डिमांड है। भाई आपको नीचे वाले ऑफिसर ने एक फैक्चुअल रिपोर्ट दे दी कि ये है, अब आपको एनालिसिस करना है उस रिपोर्ट का, कि हाँ इस रिपोर्ट के बेसिस पे क्या डिसीजन लिया जाए। इसलिए इस एग्जाम में फैक्ट्स की उतनी इंपॉर्टेंस है। आपको बैलेंस करना पड़ेगा फैक्ट्स में भी और बाकी चीजों में भी। फैक्ट भी कहीं ना कहीं यूज करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। एक ये चीज हो गई। एक मैं बात कर लेता हूं साइकोलॉजी पे। जैसे मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूं, मेंस दिया मैंने 2, डिसेंट स्कोर था, 250 था मेरा लास्ट टाइम मेंस में यूपीएससी में। तो यहां भी बच्चों को बड़ा मतलब रहता है कि आरएस में बिहेवियर वाला साइकोलॉजी वाला डाल तो दिया, इसको कैसे करें, क्योंकि कंटेंट भी कोई बहुत ज्यादा साइकोलॉजी में नहीं है, और साइकोलॉजी इज नॉट अ वेरी पॉपुलर सब्जेक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब लोगों को एक अलग सा एक इंप्रेशन है साइकोलॉजी के लेके, थोड़ा सा इंग्लिश ओरिएंटेड भी है, लैंग्वेज भी थोड़ी टफ है, तो एक आता है कि भाई बिहेवियर वाले टॉपिक्स हम कहाँ से पढ़ें। तो देखिए, सिलेबस में अगर कोई भी चीज डाली गई है, चाहे वो कितनी अतरंगी हो, कुछ भी हो, वो कहीं ना कहीं से तो डाली गई होगी। और नॉर्मली इस पूरे सिविल सर्विसेज एग्जाम का जो एक, ये मान लीजिए आप फंडामेंटल प्रेमाइस है ना, वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी है। मैं इसको थोड़ा सा और ब्रॉड करता हूँ नॉर्मली कि एनसीईआरटी तो है ही, इसके अलावा इग्नू या एनआईओएस जो है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये सब जो 11th 12th तक की आपकी स्कूलिंग है ना, जो हम कहते थे ना बचपन में कि 11वीं तक पढ़ लो, 12वीं तक पढ़ लो, उसके बाद मजे मजे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो जो 11th 12th तक की आपकी पढ़ाई है ना, वो जीवन भर काम आती है, क्योंकि वो बेसिक फाउंडेशन है, वो प्रेमाइस है। तो यहाँ भी वही चीज है, चाहे साइकोलॉजी हो या सोशियोलॉजी हो या और भी कोई टॉपिक्स हो, जैसे मैनेजमेंट हो। जैसे जब मैंने 2016 वाला आरएस फाइट किया था, तब सिलेबस आई थिंक 2 या 3 महीने पहले अचानक चेंज हुआ था।
और हमें उस टाइम कोई आइडिया नहीं था कि यार ये साइकोलॉजी है, ये सोशियोलॉजी है, ये मैनेजमेंट है, ऑडिट है। कहीं कोई नोट्स नहीं थे मार्केट में, बिल्कुल फ्रेश होता। हम सबसे पहले थे जिनको वो चीज डील करनी थी। बहुत सिंपल था। सिलेबस देखा, फिर देखा कि यार ये कहीं ना कहीं से तो आया होगा। सिलेबस का एक टॉपिक उठाया, उसको नेट पे सर्च किया, उसके आगे लिख दिया एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी का लिंक खुल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये टॉपिक जो है एनसीईआरटी में है। उससे अच्छा सोर्स कोई नहीं है। वो उठाओ, पढ़ो, वहां से आप नोट्स बनाओ। वहां से अगर समझ में नहीं आए, लैंग्वेज आपको टफ लगे, तो आप जो है फिर एनआईओएस है, इग्नू है, या इंटरनेट के ऊपर और भी है। लेकिन मेरा ही मानना है कि हमेशा आप उसको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ो। देखिए, जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही ना पढ़ते टाइम, आप एग्जामिनर को समझा नहीं पाओगे, कितनी कोशिश कर लो आप एग्जाम में ना उसका बिल्कुल घोच पोच करके रायता फैलाया होगे मतलब। तो आपको पहले खुद कन्विंस होना पड़ेगा पढ़ते टाइम। जब तक आप उसको अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, लैंग्वेज में तैयार नहीं करोगे, यू कैन नेवर आंसर इट। मैं बता रहा हूं आपको, आप कितना ही सोच लो, एक टाइम आता है कि आपके पास टाइम कम है, एग्जाम आ रहा है, ठीक है, आप सोचोगे अब होगा जो देखा जाएगा एग्जाम में, मैं तो पढ़ लिया, रट लिया, समझ में आ गया, जो भी लिखे होंगे। नहीं होगा। एग्जाम में जब वो प्रेशर होगा ना एकदम से कि टाइम नहीं है, आपको आंसर लिखना है, आप कोलैप्स कर जाओगे। तो इसलिए हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में चलो, क्योंकि सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या, सोचना आसान होता है। हमारा जो दिमाग है ना, ह्यूमन माइंड, वो उस तरह से डिजाइंड है कि हम बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से चीजों को सोचें। कॉम्प्लेक्स हम करते हैं, चीजें बहुत सिंपल होती हैं, हम उलझा उलझा के गलत डॉट्स को मिला मिला के ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। बी सिंप्लीफाई, बिल्कुल सिंपल रहो। ये एग्जाम बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन का है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। ये पूरा एक डिजाइन सिलेबस है, ये पीवाईक्यूज हैं, आपको उसको देखना है, उसी स्टेज में पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है। बिट ऑफ लक तो चाहिए, अगर सब कुछ सही रहा हो जाएगा। बट एक चीज मैं बताता हूं, लेकिन अगर ये सब नहीं किया ना तो नहीं होगा, ये मान के चलिए। हमारे साथ में राजकुमार कासवा जी हैं, ये 2012 वाले आरएस से एसडीएम है, 2015 बैच। स्वागत कीजिए। तो अपनी बात को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। तो चाहे बिहेवियर वाले टॉपिक हो या कोई भी ऐसे टॉपिक जो आपको लगता है कि यार नए जुड़े हैं या मार्केट में नहीं है या आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, देखिए, अगर साइकोलॉजी का कंटेंट अगर कोई 11th या 12th की बुक में, एनसीईआरटी में है ना, और एक 11वीं या 12वीं का बच्चा उस कंटेंट को समझ सकता है, तो आपसे तो उम्मीद की जाती है कि आपको तो वो आना चाहिए। मतलब आप ये नहीं कह सकते फिर कि यार उसकी लैंग्वेज तो टफ है। जैसे साइकोलॉजी का बता रहा हूं, ये होता है इन जनरल। जब एनसीईआरटी खोल के बैठते हैं तो लगता है यार ये तो समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो 11वीं 12वीं का बच्चा अगर उस चीज को पढ़ रहा है, उसके सिलेबस में कोई चीज है, तो हम तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके आरएस की तैयारी कर रहे हैं, हमें तो वो चीज आनी चाहिए। तो कुल मिला के मैं तो 100 बात की एक बात, एनसीईआरटी, एनआईओएस, इग्नू, ये जो है ये बेसिक लेवल ऑफ मटेरियल रहता है हमेशा। बेसिक प्रमाइस आपका यही रहेगा। जो भी कोचिंग के नोट्स हैं, बुक्स हैं, वो सब हमेशा सेकेंडरी होती हैं। कुछ कुछ जगह पे बुक्स अच्छी होती हैं, जैसे पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत है, तो ठीक है, मैं मानता हूं वो अपने आप में एक सफिशिएंट अच्छी बुक है। बट जहां कंटेंट नहीं है आपके पास, ऑलवेज गो फॉर एनसीईआरटी, एनआईओएस, इग्नू, या इस टाइप की और जो भी बेसिक चीजें हो वो सब हैं। आगे बात करते हैं। एक आता है जनरल क्वेरी। जब नॉर्मली लोग तैयारी में आते हैं तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, आरएस की करें, आईएएस की करें, या दोनों कर लें। कहीं ऐसा तो नहीं दोनों साइड ही नहीं होगा। एक उम्मीद ये भी रहती है कि यार आईएएस का करेंगे तो आरएस में तो हो ही जाएगा। देखिए, दोनों एग्जाम की अपनी अलग डिमांड है। जैसे मैंने आपको बताया, एक थोड़ा फैक्ट्स ओरिएंटेड है, एक थोड़ा सा एनालिसिस के ऊपर है। तो आपको पहले डिमांड समझनी पड़ेगी, ठीक है। दोनों एग्जाम की अपनी डिमांड है। ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल आईएएस की तैयारी कर लें और आप सोचें कि आरएस तो हो ही जाएगा, ऐसे नहीं होगा। हो जाएगा अगर आपने अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा मॉडिफाई किया। जैसे बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग टॉपिक्स हैं, ओवरलैपिंग चीजें हैं दोनों में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यूपीएससी अपने आप में एक बड़ा ओशियन है, आरएस उससे थोड़ा छोटा ओशियन है। अगर आप बड़े ओशियन की तैयारी करोगे और आपने छोटे के हिसाब से उसको कुछ मॉडिफाई कर दिया तो नहीं दिक्कत आएगी। लेकिन आपको पहले नीड समझनी पड़ेगी। जैसे पेपर 4 है, वो सिर्फ आरएस में है। यूपीएससी में क्वालिफाइंगे तो कोई जनरली पढ़ता नहीं है, लेकिन आरएस में जो है यही जो है किंग मेकर है। अगर किसी का पेपर 4 वीक है तो मैं मानता हूं सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। सिलेक्शन हो भी गया रोते धोते तो रैंक नहीं आएगी, क्योंकि पेपर 4 अपने आप में एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है आरएस में, यूपीएससी में वो नहीं है।
तो आप अगर आईएएस की तैयारी कर रहे हैं मान लीजिए और आपको आरएएस भी देना है, तो आपको उस चीज को पकड़ना होगा कि हाँ यार पेपर 4 मेरे को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा पैरेलली, जहां कॉमन सिलेबस है पूरा, जैसे ठीक है आपका जो अपने बेसिक 4-5 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, अब एथिक्स भी है आरएस में, ये सब कॉमन है। अगर आपने यूपीएससी के लिए तैयार कर लिया, आरएस के लिए अपने आप हो जाएगा। ठीक है, यूपीएससी के लिए हम करते हैं थोड़ा फैक्ट को दरकिनार कर देते हैं क्योंकि वहां डिमांड नहीं होती है। यहां आप थोड़ा सा उस चीज के ऊपर गौर कर ले, आंसर राइटिंग जब हो थोड़ा फैक्ट डाल दें अपन उसमें और उस तरीके से आंसर को प्रेजेंट कर लें, तो मेरे ख्याल से दोनों तैयारियां पैरेलली हो सकती हैं। बस आपको ये डिसिप्लिन और डेडिकेशन दिखाना होगा कि दोनों मिक्स नहीं हो जाएं। जहां दोनों को पैरेलली कुछ करने की जरूरत है वो करें, और जहां ओवरलैपिंग पार्ट है वो तो आपका अपने आप हो ही जाएगा। और रहा राजस्थान का पार्ट, तो वो मैं मानता हूं कि बहुत ज्यादा, देखिए राजस्थान का पार्ट आरएस में कोई बहुत ज्यादा तो आता नहीं है, मतलब वो आई थिंक 25% के आसपास उन्होंने मोटा मोटा उसको एक लिमिट कर रखी है, तो वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आएगा। और जो आता है वो भी कुछ पार्ट तो इतना डीप आएगा कि हो सकता है जितना भी पढ़ लो नहीं आए। लेकिन अगर आपकी तैयारी बेसिक है, आपको सिलेबस का पता है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पता है, आपको बाउंड्रीज पता है कि कहां से आरपीएससी पूछती है कहां, तो उस चीज में मेरे को लगता है इतनी दिक्कत नहीं आएगी, वो कंफर्टेबली मतलब हैंडल हो जाएगा वो चीज। ठीक है, बाकी तो देखिए यही है आजकल पूरा मार्केट में जो एक है, ये 2-3 सिनोनिम होते हैं, कोचिंग, गाइडेंस, मेंटरशिप, ट्रेनिंग, मतलब ये सब एक तरह से मान लीजिए एक ही चीज के सिनोनिम्स हैं। लेकिन मैं इनमें जो सबसे बेस्ट मानता हूं ना वो होता है मेंटरशिप। सब अपनी जगह, बट एक मेंटरशिप या मेंटरिंग की ना बहुत जरूरत होती है। हमारे टाइम में बड़ा इशू था, पहली बार सिलेबस चेंज हुआ था 2013 में और बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज था, तो आपको ना कोई मिलता नहीं था, मतलब हमें ऐसे लोग नहीं मिलते थे कि हम बोले यार किसी का सिलेक्शन हुआ उससे गाइडेंस ले रहे हैं। आजकल ये मान लीजिए आप बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि आपको एक्सेस है, टॉपर्स का भी है, मेंटर्स का भी है और टीचर्स भी हैं बहुत सारे, पहले नहीं होता था। तो अगर आपको कुछ मिलता है ना, अच्छा मेंटरशिप या अच्छा इस तरह का कुछ गाइड करने वाला, तो जस्ट होल्ड हर, पकड़ के रखो, क्योंकि ये मेंटरशिप बहुत काम आती है। आपको ये ना कोई बता नहीं पाएगा अच्छे से कि यार कैसे पढ़ना है, या सबसे जो मैं मेन चीज मानता हूं ना वो होता है इस पूरे प्रोसेस में व्हाट नॉट टू डू। आपको करना है ये तो बहुत तरह से पता लग जाएगा, बट क्या नहीं करना है ना वो ही सबसे बड़ा होता है। जो चीज नहीं करनी अगर आप वो करने बैठ गए, आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा, और उसका अल्टीमेटली जो खामियाजा होता है वो एक अटेम्प्ट से होता है, कि आप अटेम्प्ट देके आपको पता चलता है कि यार ये तो करना ही नहीं था, ये तो फालतू में टाइम वेस्ट किया, फिर आप 0 से स्टार्ट करोगे। तो जितना इंपॉर्टेंट ये है कि क्या करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये है कि क्या नहीं करना है। तो इनको बड़े बड़े अक्षरों में, मैं तो अपनी टेबल के ऊपर कुछ चीजें रखता था, तो व्हाट नॉट टू डू, तो मेरे को पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है या क्या करना है। जैसे क्या नहीं करना है, मैं आपको, टाइम की थोड़ी कमी है, शॉर्ट में बताता हूँ क्या नहीं करना है। तो ये होता है कि एक टॉपिक के ऊपर एक जनरल टेंडेंसी होती है 10 किताबें पढ़ ली, कभी नहीं करना, ये कभी नहीं करना, कुछ नहीं होगा, वेस्ट ऑफ टाइम है बिल्कुल। इस तरह करने लगे तो सिलेबस कभी खत्म भी नहीं होगा। ठीक है, और अगर खत्म हो भी गया, फिर मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था आपको रिकॉलिंग, एग्जाम में जाके जब रिकॉल करोगे ना कुछ याद नहीं आएगा। आप याद कर रहे हो ये भी किताब, ये भी किताब, ये भी किताब, सब बहुत हो जाएगा। तो सिंपल है, बहुत कंटेंट को क्रिस्प रखो, बहुत समराइज रखो, बहुत सिंप्लीफाई रखो। जो सोर्स आपको लगता है कि यार ये मेरे को सही लग रहा है, हर किसी का अपना लेवल होता है, मेरे को लक्ष्मीकांत समझ में आ रही है, हो सकता है विजय जी को सुभाष कश्यप समझ में आए, किसी और को कुछ आए, सबका अपना है। अगर आपको एक बेसिक बुक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, जो आप एक अच्छे रिसर्च के बाद बनाओ, मेरा मानना है। ऐसे नहीं कि यार किसी ने बोल दिया कि ये पढ़ लो पढ़ लिया, एक बार आप देखो कि यार आपको सही लग रही है, या कोई हो आपका नोन टीचर, फैकल्टी, गाइड, कोई भी, उनको दिखा लो यार ये कंटेंट के ऊपर ये मटेरियल है, ये सही है क्या। एक आपको बेसिक अश्योरेंस हो जाए कि हाँ ये सही है, ये किया जा सकता है, तो उसको करो। और एक बार मेरा मानना है बुक लिस्ट चूज कर लेना, उसको चेंज मत करो बार बार। लोग जनरली करते हैं, एक बुक पढ़ ली, फिर किसी ने बोल दिया कि यार ये तो अच्छी नहीं है, क्वेश्चन तो उससे आ रहे थे, वो पढ़ ली। ऐसे नहीं, एक बार आपने जब, एक बार बताओ, एक बार आपने कोई डिसीजन लिया ना, तो आपने उस परिस्थिति में वो कुछ सोच समझ के लिया होगा, फिर इसको आप जो है बिल्कुल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से करो। आप गवर्नमेंट में हो, ठीक है, गवर्नमेंट में जनरली नोटशीट चलती है, कोई भी डिसीजन जब होता है तो वो रिटर्न में होता है, फाइलें चलेंगी, लिखित में
अपनी अपनी टिप्पणी सब देते हैं। अब एक बात बताओ, सिचुएशन के हिसाब से आपने कोई डिसीजन ले लिया, कुछ भी लिख दिया, और 20 दिन बाद, 25 दिन बाद या 1 महीने बाद आप ही अपनी कही हुई बात से मुकर जाओ, आप उस पर कुछ उल्टा बोल लो, उल्टा लिखो, तो कैसे होगा? वही, एक बार आपने कोई डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। हम सब इंसान है, एक बेसिक डिसीजन सेंस सबके अंदर है, हमारे अंदर। तो जब हमने डिसीजन जब लिया होगा, कुछ सोच समझ के लिया होगा, उसके कुछ फैक्ट्स भी होंगे, उसमें कुछ सत्यता भी होगी, तभी हमने डिसीजन लिया। तो हम 20-25 दिन बाद में कैसे अपने डिसीजन को डिनाई कर सकते हैं? वो तो हम तभी कर सकते हैं जब हमने पहला वाला डिसीजन जो है बहुत जल्दबाजी में लिया हो, या हमने सोचा नहीं हो, डिसीजन ले लिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं, बुक लिस्ट या कंटेंट जब भी आप चूज करो तो थोड़ा सा उस चीज को टाइम दो। ये नहीं, क्योंकि ऐसे भी एक रात में तो बुक खत्म होनी नहीं है, ऐसे भी नहीं है कि एग्जाम परसों ही आ रहा है, लंबा गेम है, धीरे 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 वाला प्रोसेस है पूरा। हर एक चीज को सोच समझ के और स्टेप बाय स्टेप आप जब चलेंगे तो हो जाएगा। एग्जाम इजी है, मैं फिर कह रहा हूं, टफ नहीं है, टफ हम बनाते हैं। और दूसरी बात, जैसे विजय जी कह रहे थे कि यार जो फैकल्टीज है वो इंटरव्यू दे रही है, आपकी फाइट उनसे भी है। देखिए, वो हमेशा रहेगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादातर जो है ना, आप एडवांटेज पोजीशन में हो, न कि वो वर्किंग है सर्विंग लोग। 2013 वाले में, आरएस में और 16 में हमारा आधा बैच ना ओवरलैपिंग था। मतलब जो 13 में सिलेक्ट हो गए थे ना, वो ज्यादातर लोग जो है 16 वाले इंटरव्यू दे रहे थे। अब मान के चलना 70-80% लोगों का नहीं हुआ था, या हुआ भी होगा तो रैंक बहुत पीछे आई थी। सुनने में लग सकता है ना कि यार अभी तो इंटरव्यू दिया था, आरएस 2013 फाइट करके आए, 16 में तो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जो इंसान फुल टाइम तैयारी कर रहा है ना, वो हमेशा एडवांटेजियस पोजीशन में रहेगा। गलती हम ही करते हैं, हम तो उस टाइम को ना उस नेगेटिविटी में निकाल देते हैं कि यार क्या ही फाइट होगी, इस बार तो इतने लोग हैं, मेरा तो क्या ही होगा, इनका हो जाएगा, अगली बार देखेंगे। ऐसा नहीं होता, आपका होगा, बिल्कुल होगा, और उनसे बेटर पोजीशन में होते हो आप। ठीक है, कुछ जगह पे हो सकता है उनको फायदा हो, जैसे चलो ऑलरेडी अगर वो वर्किंग है तो उनको सर्विस का फायदा है, उनको इंटरव्यू में उस चीज का फायदा हो जाए। लेकिन अल्टीमेटली एक आंसर ही तो लिखना है, वो भी वही आंसर लिखेंगे, आप भी वही आंसर लिखोगे। हो सकता है आप कुछ अलग लिख पाओ, उन्होंने तैयारी पिछले साल की हुई है, हो सकता है इस साल कुछ डिमांड नहीं हो। जो इंसान पहले से तैयारी कर रहा है या सर्विसेज में है ना, वो अपने आप को इवॉल्व नहीं करेगा कभी भी इतनी जल्दी, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे अगर कोई मेरे को बोले ना आज की आरएस देना है, तो मैं पुरानी जो तैयारी है ना, मेरा बेसिक फंडामेंटल वही रहेगा। लेकिन आप जो अभी तैयारी कर रहे हो ना, आपको पता है, क्योंकि अगर आपने पूरी रिसर्च की है ना, आपको पता होगा कि यार 13, 16, 18, 21 में आरएस का पैटर्न शिफ्ट हुआ था, किस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ था, तो अब क्या आ सकता है। अब मैं बता रहा हूं, ये प्रेडिक्शन बिल्कुल हो सकती है 100% कि अब क्या आएगा। आपको एक आइडिया लग जाता है, जरूरी नहीं क्वेश्चन का आइडिया लगे, लेकिन आपको थीम का आइडिया लग जाता है। हाँ, वापस, अच्छा, बिगिनर्स के लिए बिना कंटेंट, देखिए उसका एक तरीका है, मैं बताता हूं। जब आप कोई भी चीज के साथ में टाइम बिताते हैं ना, तो आप उसके बारे में जानने लग जाते हैं। जैसे कोई भी इंसान है, जैसे मैं इनको नहीं जानता हूं, मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि यार विजय जी कैसे इंसान है, क्या है। मैं अगर इनके संग टाइम बिताऊंगा ना, रोज आधा घंटा 1 घंटा मिलूंगा इनसे, तो मेरे को पता चलने लग जाएगा, एक सेंस आने लग जाता है कि यार ये अच्छे इंसान है, इनकी ये स्ट्रेंथ है, ये है। और अगर मैंने इनको अच्छे से जान लिया, तो मेरे को ये भी पता चल जाएगा कि इनका अगला स्टेप ये होगा। सेम उस चीज के साथ में है, जैसे आपको सिलेबस पूरा पता है, आपने मान लीजिए PYQs है, उठा लिया। जैसे मैं मेंस की बात कर रहा हूं, जैसे आपने मान लीजिए पेपर 1 है, उसके PYQ उठा लिया, उसके आई थिंक अभी तो 70-70 और 20-20 के 3 पार्ट है। ठीक है, आपने कुछ भी उठा लिया, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ले लिया PYQs में, तो आप जब क्वेश्चन देखेंगे बार बार, तो उस पेपर को देखो, आप आंसर को छोड़ो, एक बार उस पेपर को देखो, आप समझने की कोशिश करो कि यार इसमें क्या पूछा गया है, क्या उसके कीवर्ड्स हैं, क्या लैंग्वेज है। ठीक है, फिर अब जब धीरे धीरे क्या होता है, ये एक प्रोसेस है, ये धीरे धीरे बिल्ड होगी। जब आप कंटेंट पढ़ोगे, आपका कंटेंट धीरे धीरे एनरिच होता जाएगा, आप उसके बाद ना रिलेट कर पाओगे, आपको एकदम से याद आएगा सोते सोते, या तो कि हाँ यार मैंने ये पढ़ा था, ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने पेपर में देखा था। आप फटाफट से पेपर खोलोगे, उस क्वेश्चन को देखोगे, हाँ यार ये तो था, वहां से वो डॉट्स कनेक्ट होते हैं। ये प्रोसेस बहुत ग्रेजुअली धीरे धीरे होगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि कब आपको ये प्रोसेस मतलब पूरी हो गई। मतलब आप अगर पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो आप ये मतलब सोच नहीं पाओगे कि यार मैं कब सीख गया ये कला। इट्स एन आर्ट, ये धीरे 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 अपने आप आएगी, बस आप उस चीज के ऊपर मेहनत करते रहें। और PYQ का ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बिगिनर स्टार्टिंग में आपको करना है। देखिए सबसे पहले कंटेंट तो कंटेंट है,
एक बेसिक लेवल का कंटेंट तो आपको आना चाहिए, तभी आप जो है पीवाईक्यूज को भी रिलेट कर पाओगे और उनको एनालाइज कर पाओगे। ठीक है, आप लोग करें, मेरी तरफ से बेस्ट विशेष, और भी आगे मिलते रहेंगे। इस तरह का और भी कुछ होगा तो डिटेलिंग में बात करते रहेंगे। अभी तो मेरे पास टाइम कम था तो एक मैं शॉर्ट में आपको ओवरव्यू दे पाया कि ये किया जा सकता है। बाकी आप लोग और प्रोसेस में हैं, आपको पता है अभी कि क्या डिमांड है, तो उसके हिसाब से आप काम करते रहें। बिल्कुल होगा, मैं फिर कह रहा हूं इसी बार होगा। अगर आपका प्रोसेस सही है, डायरेक्शन बिल्कुल पिन पॉइंटेड है, गाइडेंस बहुत सही है, एक अटेम्प्ट बहुत होता है सिलेक्शन के लिए। ठीक है, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।